हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडीज के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बंगाल के 1764 का बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के नींव को इस युद्ध ने बहुत ही मजबूत कर दिया। हालांकि पलासी की जो लड़ाई थी ना, उसने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को तो स्थापित कर दिया था, लेकिन 1764 के युद्ध ने इस प्रभुत्व की पुष्टि की। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे 1764 के बक्सर का युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। तो आइए इस युद्ध की चर्चा करें, इससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करें। और आगे बढ़ने से पहले आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जब भी वीडियो बने तो वो आप तक सहजता से पहुंच पाए। और ये सभी वीडियोस जो है ना, वो आपके जनरल स्टडीज की तैयारी में बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का करने वाला है। तो हमारे चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, साथ में इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध, सबसे पहले बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही जरूरी है। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है और इसके पृष्ठभूमि को हम पलासी के युद्ध के बाद की स्थिति से जोड़ के देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, यह युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, एक धोखा था, एक झड़प थी बंगाल के नवाब सिराज और कंपनी के बीच, जहां कंपनी शतरंज का मुख्य खिलाड़ी था और मोहरे के रूप में उसने मीर जाफर, जिसको कंपनी ने बंगाल का अगला नवाब बनाना तय किया था, और भी जितने उसके सहयोगी थे, षड्यंत्रकारी थे, चाहे मानिक चंद हो, चाहे दुर्लभ राय हो, खादिम खां हो, चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये शतरंज का मुख्य खिलाड़ी था। और मोहरे जो सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, चाहे वो मीर जाफिर हो, खादिम खां हो, जगत सेठ हो, मानिक चंद हो, अमीन दास हो, ये सारे सिर्फ मोहरे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा थी, जिसके तहत एक षड्यंत्र रचा गया था सिराज के विरुद्ध, उसमें वो सफल हुआ। पलासी का युद्ध, जिसका रिजल्ट तो पहले से ही पता था, क्योंकि मीर जाफर जो सिराज का मुख्य सेनापति था, मीर बख्शी था, वही ब्रिटिश खेमे से मिला हुआ था। इस युद्ध का नतीजा पहले से ही पता था। सिराज की हत्या तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी और मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। ये है मीर जाफर, जो बंगाल के नवाब तो बने, लेकिन बहुत ही मजबूर नवाब थे। ये कठपुतली नवाब है ना, क्योंकि ब्रिटिश की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके जो मांगे थी, उसको पूरा करने में मीर जाफर असमर्थ था। और पलासी की लड़ाई के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ भी भारत से इंग्लैंड की ओर जो धन का निष्कासन है, वो भी प्रारंभ हो गया। 26 लाख रुपया मीर जाफर पर बकाया हो गया। जो भी कंपनी के गुमास्ते मीर जाफर के पास पहुंचते थे, उसे मीर जाफर उसको गिफ्ट दिया करता था और देना उसकी व्यवस्था थी। एक समय तो ऐसा आया कि राजकोष में धन खत्म हो गया और उसे अपने राजमहल का सामान बेच बेच कर उपहार देना पड़ा। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो सोचा कि कठपुतली शासक को बैठा रहा है, इससे उसकी महत्वाकांक्षा की पुष्टि होगी, पूर्ण होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतिम में कंपनी ने बर्दवान जिले की भी मांग की कि वो हमको दे दो, सिरहट के चूने के व्यापार में भी आधा हिस्सा हमको दे दो। नहीं देने में मीर जाफर विवश था।
मीर जाफर बिल्कुल व्याकुल हो गए। ऐसे व्याकुलता में उसने डचों से संपर्क साधा और डचों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जब षड्यंत्र किया तो इसका पता चला। ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक युद्ध था बेदारा की लड़ाई। बेदारा की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को बुरी तरह से परास्त किया और डचों को भारत से ही खदेड़ दिया। अब मीर जाफर की मंशा पता लग चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब एक कठपुतली नवाब को हटाकर दूसरे कठपुतली नवाब के साथ फिर से संधि की और उस नवाब का नाम, उस व्यक्ति का नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था। और वही प्रक्रिया जो सिराज के विरुद्ध मीर जाफर के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वही चीज मीर जाफर के विरुद्ध मीर कासिम के साथ संधि करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के साथ भी एक खेल खेला। ये तो उसकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा थी, भारत को लूटने की महत्वाकांक्षा, बंगाल को लूटने की महत्वाकांक्षा। और 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था उसके साथ 27 सितंबर 1760 को संधि की। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। यह संधि कंपनी की ओर से कर्नल क्लाइव, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से हम जानते हैं और इनकी भूमिका पलासी के युद्ध में भी बहुत ही अहम रही थी, तो क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारियों के साथ मीर कासिम ने संधि की। और इस संधि के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहला शर्त तो यह था कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाना है, यह तय किया गया। दूसरा कि हर्जाने के रूप में काफी धन जो है वो देना स्वीकार किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों को 5 लाख पाउंड, लगभग 30 लाख रुपए की राशि देना स्वीकार किया गया मीर कासिम के द्वारा। कलकत्ता के व्यापारियों और सैनिकों को भी उपहार और इनाम दिया जाना तय किया गया। जमीनें प्रदान की गई। अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चितरंजन या चटगांव, इसको चटगांव आप लोग पढ़े, चटगांव की जमींदारी दे दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की। और इस क्षेत्र से, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव से जो भी राजस्व आना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना था। व्यावहारिक अधिकार की भी पुष्टि की गई मीर कासिम के द्वारा। अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में अधिक स्वतंत्रता दी गई, व्यावहारिक स्वतंत्रता दी गई और कई तरह के करों से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त कर दिया गया और सुरक्षा और सहयोग देने का भी वादा किया गया मीर कासिम के द्वारा, सैन्य सुरक्षा देने का भी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही इस संधि के तहत। अब 1760 में इस संधि के बाद अब निर्णय लिया जाना था मीर जाफर को हटाने का। इस समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था। वेंसीटाट और जॉन कॉलैट जो है वो मीर जाफर के पास जब गए तो मीर जाफर मामले को समझ गया। वो समझ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नया खेल कर रहा है। उसने अपने स्वेच्छा से नवाबी त्याग दी मीर कासिम के पक्ष में और कलकत्ता में रहना स्वीकार किया 15,000 रुपये मासिक पेंशन पर। 15,000 रुपये पेंशन पर मीर जाफर ने कलकत्ता में रहना, मतलब राजधानी छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद से मीर जाफर जो है वो चला गया कहाँ? कलकत्ता चला। और मीर कासिम को नया नवाब बनाया गया। अब वेंसीटाट ने इस घटना को, जो सत्ता परिवर्तन की घटना हुई, इसको क्रांति कहा, जबकि क्रांति कहना ये युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कोई क्रांति नहीं। क्रांति का मतलब परिवर्तन हो, आमूलचूल परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन।
जो कठपुतली शासक मीर जाफर को, सिराज को हटाकर मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया, वही घटना तो यहाँ भी दोहराई गई जब मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को सत्ता सौंप दी गई। तो यहाँ कोई ऐसी आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको क्रांति कहना युक्ति सन्नत प्रतीत नहीं होता है। और इसके अलावा इस घटना को सियर उल मुत्खरीन के रचयिता जो उस समय के एक राइटर थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन, उसने भी इस घटना को क्रांति की संज्ञा दी है, जबकि यह तर्क संगत युक्ति संगत नहीं है। बस एक घटना दोहराई गई, जो घटना पलासी के युद्ध के बाद जो पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वही पॉलिसी जो है वो 1760 में दोहराया गया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया और मीर जाफर पेंशन भोगी की तरह कलकत्ता में प्रवास करने लगा। लेकिन अब यही से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, क्योंकि मीर कासिम को समझने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूल कर, क्योंकि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये मीर कासिम है जो मीर जाफर के दामाद है, इन्होंने भी सत्ता का अपहरण किया ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से। लेकिन मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो जानता था ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह का दबाव डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है, अपने औपनिवेशिक हित को साधना चाह रहा है, वो बंगाल को लूटना चाह रहा है और अनावश्यक दबाव बनाना चाह रहा है बंगाल के नवाब पर। इस बात से वो वाकिफ था, वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया और उसने मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर जो कि अभी वर्तमान बिहार में है, उस समय बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, अपना प्रशासनिक पुनर्गठन किया, सैन्य पुनर्गठन किया, अपनी सेना को में आधुनिक तत्वों को जोड़ा और इसमें उसने फ्रांसीसी, जर्मन, आर्मेनियन लोगों को भी अपनी सेना में शामिल किया। फ्रांसीसी तर्ज पर उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, जिससे कुर्गिन खान नामक एक जो आर्मेनियन थे उसके सेनापति थे, किसके? मीर कासिम के। उसके अलावा एक जर्मन था जिसका नाम था वाल्टर रेहनहार्ड, जो जर्मनी का रहने वाला था और यह सुमरू के नाम से विख्यात था, जिसने जब आगे चलकर मीर कासिम और कंपनी के बीच में मतभेद बड़ा, युद्ध की स्थिति आई, तो सुमरू ने कई अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया था। तो यूरोपीय तर्ज पर अपने सेना को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया किसने? मीर कासिम ने। उसने मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री भी खोली, तोड़दार बंदूक की और तोप की फैक्ट्री भी खोली। उसने आंतरिक मामलों में भी, मीर कासिम ने आंतरिक मामलों में भी संप्रभुता का परिचय दिया। जो राम नारायण ब्रिटिश का पिछलग्गू था और जब इसको सजा देना चाह रहा था मीर जाफर, तो ब्रिटिश ने करने नहीं दिया। उस राम नारायण को इसने परास्त करके मार डाला मीर कासिम ने। और दस्तक के प्रश्न पर कंपनी से जब टकराव की स्थिति आई, दस्तक क्या है ये जानना जरूरी है। दस्तक एक तरह से एक सर्टिफिकेट की तरह होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, और इस कागज पर के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी चुंगी, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसे वो दस्तक कहा करता था। लेकिन इस दस्तक का ईस्ट इंडिया कंपनी दुरुपयोग करने लगा और वो अन्य व्यापारियों को भी दस्तक बेचने लगा, जिससे मीर कासिम को राजस्व में घाटा होने लगा। और राजस्व में घाटा होने के कारण इसका विरोध किया किसने? मीर कासिम ने। और उसने ब्रिटिश के विरुद्ध बुगुल फूंक दिया।
है। हालांकि वेंसिटाट जो है वो कोशिश किया कि ये जो दुरूह परिस्थिति आई है उसको संभाला जाए, लेकिन वेंसिटाट की बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं मानी। हालांकि वेंसिटाट मिलने भी गया था मीर कासिम से, लेकिन इधर एलिस ने ब्रिटिश अधिकारी एलिस ने पटना पर कब्जा कर लिया, और जब जब तब क्या किया मीर कासिम ने, उसने दस्तक को ही उठा लिया। मतलब सबके लिए व्यापार मुक्त बना दिया बंगाल को। मतलब दस्तक की अब कोई औपचारिकता नहीं रह गई थी, जिस बात से तिलमिला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक युद्ध अवश्यम भावी हो गया था मीर कासिम और कंपनी के बीच। और इधर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को 3 मार्च 1764 को फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर कासिम को सत्ता से हटा दिया गया। और मीर कासिम जो थे, मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि कर ली और एक त्रिगुट का निर्माण हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। और इस त्रिगुट में शामिल थे मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और यह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर में, जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है ये बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मुनरो कर रहे थे। उसके विरुद्ध 3 राजाओं की संयुक्त सेना थी। एक तो मीर कासिम की सेना, दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना। जहां मीर कासिम के पक्ष में 50,000 के आसपास सैनिक थे, वही मुनरो के पास लगभग 8,000 सैनिक थे। और मुनरो ने कुशल सेनापतित्व का परिचय देते हुए इस युद्ध को बहुत ही वीरता के साथ जीत लिया और इसी के साथ मुनरो ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और इसी के साथ संपूर्ण बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बक्सर का युद्ध ने एक स्थिति तो स्पष्ट कर दी कि अब भारत में मुगल सम्राट, जो पूरे भारत का सम्राट है, वो भी हार चुका है। दूसरी ओर अवध जैसे प्रांत का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मीर कासिम। अब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य शक्ति जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इन्हीं परिस्थितियों में जब बक्सर का युद्ध में जीत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब क्लाइव जो भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया था, उसको वापस बुलाया गया इन परिस्थितियों में। और क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, दोनों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि, इस संधि में शामिल थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है जिसने भारत का भाग्य तय कर दिया था, है ना। पहला तो दीवानी राइट्स, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 के शाह आलम द्वितीय के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। मतलब सिविल राइट जो है वो अब चला आया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 12 अगस्त 1765 के फरमान से कंपनी को यहाँ का संपूर्ण धन संग्रह करने और उसके खर्च करने का अधिकार मिल गया। शासन के दो हिस्से होते थे इस समय, एक को कहते थे दीवानी और दूसरे को कहते थे निजात। दीवानी का मतलब हो गया कि रेवेन्यू संबंधी जो अधिकार है, टैक्स वसूलने का अधिकार। अब निजात मतलब लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो भारत की भाषा समझता है, ना कि यहाँ के शासन पद्धति से परिचित है, इसलिए दीवानी अधिकार पर उसका नजर था कि दीवानी अधिकार उसको मिल जाए। तो उसका मंशा ये था भारत से धन कमाना। तो 12 अगस्त 1765 के शाह आलम द्वितीय के फरमान से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। और निजात वैसे भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो सुपर पावर है, जो भी है बंगाल का नवाब वो उसका कठपुतली शासक है, तो एक सुपर पावर तो वो है भी, और निजामत में भी वो डोमिनेट है। अभी सीधे वो अपने हाथ में लेना नहीं चाहेगा, लेकिन सत्ता पर वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नॉमिनल अथॉरिटी शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में प्रतीकात्मक सत्ता दी गई। अब शाह आलम द्वितीय भी पेंशन भोगी हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसको 26 लाख रुपया पेंशन और निजामत के खर्च के लिए 53 लाख रुपया देना तय किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 26 लाख पेंशन और निजामत के लिए 53 लाख रुपया। वास्तविक सत्ता जो थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब इस संधि में देखें, अब अवध जो है एक मध्यस्थ की भूमिका में। अब अवध के नवाब, इसके साथ भी की गई है इलाहाबाद की संधि, पहले शाह आलम द्वितीय के साथ, फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कहा का जिला लेके उसे शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, और वह कंपनी और शाह आलम के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। मतलब यह तय किया गया कि सर जो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है, कंपनी और मुगल सम्राट के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब ने कंपनी के प्रशासनिक और सैन्य अधिकारों को मान्यता दे दी और कंपनी के आदेशों का पालन करने का भी उन्हें आश्वासन दिया। इस तरह से इलाहाबाद की संधि से जो मुगल सम्राट है वो बिल्कुल पंगु हो चुका था। और बात रही, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के लिए जब क्लाइव आए, और क्लाइव भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और भविष्य के दर्शन से युक्त थे। वो जान रहे थे कि किस तरह से बंगाल का मैक्सिमम जो है वहां से धन का दोहन किया जा सकता है। तो शाह आलम द्वितीय को सलाह, पेंशन और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया कंपनी के द्वारा। उसके जीवन की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी भी दी गई। सैन्य सहयोग करने का भी उनको आश्वासन दिया गया और कंपनी को कानून, न्याय और व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी शक्ति बन गई और उसने बंगाल में मीर जाफर की अब तक मृत्यु हो चुकी है, और मीर जाफर का जो पुत्र है नजीब-उद-दौला, नजीब-उद-दौला को कंपनी ने बंगाल का फिर से नवाब बनाया, लेकिन उसकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था ना, उसको सीज कर लिया। नवाब की सेना को भंग कर दिया गया और उसने सिताब राय, जो उसका एक बहुत बड़ा चमचा था, सिताब राय, उसको बिहार का दीवान बनाया और रजा खां को बंगाल का उप दीवान बनाया। रजा खां को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का। और रजा खां को बंगाल के नवाब का उप नजीम भी बनाया। उप नजीम
और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था ना, वो उपनजीम में वेस्ट कर दिया गया, उपनजीम को दे दिया गया। मतलब एक तरह से बंगाल का नवाब पूरी तरह से पंगु हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डोमिनेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 12 अगस्त 1765 के फरमान से, शाह आलम द्वितीय के फरमान से कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। एक तरह से बंगाल की सत्ता जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुकी है। ये जो व्यवस्था थी ना, उसे कहा गया द्वैध शासन, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, द्वैध शासन। मतलब कहने के लिए बंगाल का दबाव है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। इसी को कहा गया द्वैध शासन। और बक्सर के युद्ध का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव जो है वो भारत पर पड़ा। भारत अब गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, क्योंकि बांडीवास के लड़ाई में उसने दक्षिण भारतीय राज्यों को ही नहीं परास्त किया, बल्कि बांडीवास की लड़ाई में उसने फ्रांसीसियों को भी बुरी तरह, फ्रांसीसियों का सितारा डूब गया। बेदारा की लड़ाई में डचों को भी परास्त किया। मुगल सम्राट उससे हार चुका है, मुगल सम्राट की हार हो चुकी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुका है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज पूरी तरह से क्लियर हुआ बक्सर का युग। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और जाते जाते आप लोगों से पुनः यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी इस तरह का वीडियोस आए तो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।